हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जीएसटी वीडियोस का 5th लेक्चर, जिसमें पढ़ेंगे हम चार्जेस ऑफ जीएसटी के बारे में, साथ ही साथ कवर करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। उसी के साथ हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, जो कि है रिवर्स चार्ज। हम जानेंगे कि कैसे जीएसटी में रिवर्स चार्ज स्कीम के अंदर टैक्स पे किया जाता है, कौन एक्चुअल लायबिल होता है रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी को पे करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि हमारी हेडिंग है वो है चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सी जीएसटी के अंदर, जैसे कि हमने पहले कवर करा था, 2 टाइप की सप्लाईज को हम कवर करते हैं। एक होती है इंटर स्टेट और एक होती है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट यानी कि 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई, सपोज एमपी और यूपी। इंटर स्टेट एक पर्टिकुलर स्टेट में ही 2 प्लेसेस पे सप्लाई, जैसे कि औरंगाबाद एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं मुंबई। ठीक है, ये दोनों ही सिटी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो ऐसे अभी इंटर स्टेट सप्लाईज में क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, आईजीएसटी पेबल होता है। ठीक है, तो इस सप्लाई में क्या होगा, आईजीएसटी पेबल होगा। सपोज अगर टैक्स का रेट है 18% टोटल, तो 18% से आईजीएसटी पेबल होगा। बट इंट्रा स्टेट के केस में क्या होता है, सीजीएसटी अप्लाई होता है, उसी के साथ एसजीएसटी। और सपोज़ अगर यहाँ पर स्टेट ना हो के कोई यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी होगा। और सपोज़ बिकॉज महाराष्ट्र में जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, ये दोनों ही एक स्टेट के अंदर सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा 9% से और एसजीएसटी लगेगा 9% से। सपोज़ अगर कोई यूटीजीएसटी होता, सपोज़ कोई यूनियन टेरिटरी होती, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अदर जो स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पर एसजीएसटी में ये 9% ना आके यूटीजीएसटी में आ जाता। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं नीचे। तो सबसे पहले जीएसटी के अंडर अगर हम देखें तो टैक्सेस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक तरफ आता है, उसी के साथ आईजीएसटी एक तरफ आता है। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगता है जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, बेसिकली विद इन स्टेट। सपोज़ यूपी में एक आगरा से सप्लाई होकर जा रही है वाराणसी, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होगा। साथ ही साथ अगर हम आगरा से कुछ सप्लाई कर रहे हैं टू मुंबई, ठीक है, तो इस ऐसे केस में इंटर स्टेट सप्लाई इसको कहा जाता है और आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा इस केस में। होप ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ आई होगी। अभी हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि है बिजनेस के बारे में। जब भी हम आगे रिवर्स चार्ज के बारे में पढ़ेंगे या कोई और टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक टर्म अप्लाई होता है कि ये चीज़ कब अप्लाई होगी, जब हम सर्विस किसी बिजनेस को देंगे, बिजनेस एंटिटी को देंगे या फिर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे। तो सी एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस एंटिटी में कवर होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस एंटिटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, हर बंदा उसमें कवर हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस का पार्ट बनती हैं। तो सबसे पहले इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड। अगर हम कोई भी ट्रेड करें, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी सिमिलर एक्टिविटीज़, वेदर और नॉट इट इज़ फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट्स। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी अगर ट्रेड कर रहे हैं उससे हमारा मकसद पैसा कमाना ही हो, इवन इफ़ दैट हैज़ नो लिंकेज विद पिक्यूनरी बेनिफिट्स, तभी भी हम उसको बिजनेस में कवर कर लेंगे। उसके बाद है कोई भी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़, जो कि हम ऊपर पढ़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी सपोर्टिंग एक्टिविटी है तो वो भी हमारी बिजनेस का ही पार्ट बनेगी। थर्ड में आता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव, जो हमारे ट्रेड, कॉमर्स, वोकेशन, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजर में था। वेदर और नॉट देर इज़ अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। सपोज मैं आज एक ट्रेडर हूँ, मैं सपोज़ अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मैंने अप्रैल में कुछ ट्रांजेक्शंस करी हैं, उसके बाद सीधे मैंने अक्टूबर में करी हैं, उसके बाद सीधे मार्च में करी हैं, 6 महीने के गैप पे कर रहा हूँ। तो इससे मेरे जीएसटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, आप कितने वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपकी किस तरीके की कंटिन्यूटी है, इट डजेंट मैटर। अगर वो चीज़ हुई है तो आप बिजनेस के अंडर कवर कर ले जाओगे। फोर्थ में आता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने देखा था अपने पुरानी वीडियोस में भी, क्लोजर ऑफ बिजनेस में भी जीएसटी कुछ केसेस में अप्लाई हो जाता है। तो इसी के तरीके से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं अगर कोई कैपिटल गुड और सर्विसेज को,
फॉर कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो उसको भी बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा। कमेंसमेंट और क्लोजर दोनों बिजनेस का ही पार्ट बनेंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ, प्रोविजन ऑफ अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज़ और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। अगर कोई हम सोसाइटी है या कोई क्लब है जो कि अपने मेंबर्स से एक फ़ीस चार्ज कर रहा है, साथ ही साथ उसको एक बेनिफिट्स कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर भी जीएसटी अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसको बिजनेस के अंडर ही कवर करा गया है। ठीक है। सिक्स्थ में आता है एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सनस टू एनी प्रीमाइसेस। बेसिकली पैसा लेके किसी भी जगह अगर आपका कोई भी एडमिशन हो रहा है तो उसको भी बिजनेस के कैटेगरी में ही कवर किया जाएगा। इसके बाद आता है सेवन्थ, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। जैसा कि अगर आप कोई बिजनेस होल्ड करते हो, कोई बिजनेस पोजीशन होल्ड करते हो, तो आप भी बिजनेस का पार्ट माने जाओगे। इसके बाद ऐड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ, एक्टिविटीज़ ऑफ अ रेस क्लब। रेस क्लब को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर और अ लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज़ ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। और एंड में लिखा हुआ है एनी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एग्रीड इंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटीज़, तो उसको भी हम बिजनेस में ही मानेंगे, उसको भी बिजनेस ही माना जाएगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है हमारी बिजनेस की। आई होप आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको भी समझ आएगा। इसके बाद आता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि जीएसटी आपके पास तभी एप्लीकेबल होता है जब एक आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर क्रॉस करते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ अलग लिमिट थी, 10 लाख की लिमिट थी, साथ ही साथ कुछ दूसरे स्टेट में 20 लाख की थी, साथ ही साथ दूसरे स्टेट्स जो थे उसमें 20 लाख फॉर सर्विसेज थी और 40 लाख फॉर गुड्स थी। तो इसी के तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर निकाला कैसे जाता है, तो उसमें आता है सबसे पहले ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। यानी कि टैक्सेबल से अगर हम रिवर्स चार्ज पे कुछ पे कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज रिवर्स चार्ज में जब हम पे करते हैं तो हम रिसिपिएंट होते हैं और उसका सप्लायर कोई और होता है, तो वो हमारा टर्नओवर नहीं है, इसीलिए हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। जस्ट बिकॉज हमने उस पर टैक्स पे करा है इट डजेंट मीन कि वो हमारी सप्लाई थी। ठीक है। उसके बाद आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी हम इसमें ऐड करेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई के बाद हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद both intra and interstate supplies of person having the same permanent account number be computed on all India basis, but exclude, इसमें से साथ ही साथ हम एक्सक्लूड करेंगे कोई भी जीएसटी के अंदर अगर हमने कोई भी टैक्स पे करा है, यानी कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी और सेस, इवन कंपनसेशन सेस भी अगर होगा तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। एग्रीगेट टर्नओवर की इंक्लूड करेंगे हम सारी टैक्सेबल सप्लाईज को, साथ ही साथ एग्जाम सप्लाई भी ऐड होंगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमने कोई रिवर्स चार्ज किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर रिवर्स चार्ज पे करा है तो उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा रिवर्स चार्ज। साथ ही साथ एक्सक्लूड करेंगे कोई भी टैक्स अगर पे करा है हमने जीएसटी एक्ट के अंदर, बीट आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और कंपनसेशन सेस। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बेसिकली कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो कंप्यूटराइज्ड और क्लाउड बेस्ड सिस्टम से अगर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज। बेसिकली अगर वो ओन करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जस्ट लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड एनी अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। इसके साथ ही साथ आता है रिवर्स चार्ज। व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज? तो रिवर्स चार्ज बेसिकली क्या होता है, रिवर्स चार्ज इज़ जस्ट लाइक पेइंग जीएसटी बेसिकली, बट यहाँ पर क्या होता है, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता है, रिसिपिएंट ऑफ दैट सप्लाई पे करता है। नॉर्मल डेफिनेशन में जब एक ट्रेडर और एक होलसेलर के बीच में जब एक्टिविटी हो रही होती थी तो होलसेलर ट्रेडर को सपोज कुछ सामान बेचता है और उससे अपने कॉस्ट के साथ साथ टैक्स भी कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को पे करता है। बट इन रिवर्स चार्ज ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेडर होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का पैसा सप्लायर को ना देके सीधे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं उसी में रिवर्स चार्ज लगता है, हर केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें है मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, यानी कि रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे करेगा, ना कि सप्लायर। इसी के साथ हम आते हैं जीएसटी के अंडर इंडिया की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इंडिया किसको कहा गया है जीएसटी में, तो सेक्शन 256 है। जैसे मोदी जी की छाती का साइज़ है 56 इंचेस, तो ऐसे याद रखिएगा 256 इंच में हमारा, इंच नहीं सॉरी सेक्शन में हमारा इंडिया की डेफिनेशन को कवर किया गया हुआ है। तो इंडिया क्या है, बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। तो उसके बाद है इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड और सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act। बेसिकली अगर maritime zone act में अगर कुछ ऐसा मेंशन है कि ये टेरिटरी इंडिया की ही मानी जाएगी, तो उसको भी इंक्लूड करा गया है। अब अगर आपको मैं लेके चलूँ थोड़ा और इसमें, तो कैसे टेरिटोरियल सी क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, तो इसको हम समझते हैं। बेसिकली इवन समुद्र तल से अगर सपोज़ कुछ किलोमीटर्स के रेंज हमारा इंडिया ही करेगा, तो उसके ऊपर जो एयर स्पेस होगा वो भी हमारा ही माना जाएगा। एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। सो बेसिकली एक बेस लाइन होती है और उस बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है हमारा टेरिटोरियल सी। बेसिकली ये हमारा टेरिटोरियल सी है, इसके नीचे जो सी बेड है वो भी हमारा है, उसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी हमारा। इस बेस लाइन से ही 24 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है उसको बोलते हैं कंटिगुअस जोन, ठीक है। और इसके नीचे का भी एरिया हमारा, सी बेड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी हमारा, इससे ऊपर का एयर स्पेस भी हमारा। उसके बाद आता है बेसिकली इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि हमारे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहाँ पर निकली हुई कोई भी रिसोर्स, कोई भी मटेरियल इंडिया का माना जाएगा। अगर वो कहीं पे बेचा जाता है तो उसको टैक्स इंडिया में ही पे करना पड़ेगा, उसको इंडिया में ही फेच करके लाएंगे बेसिकली, और इंडिया में ही फिर उसको ट्रेड करेंगे। तो ये है, यानी कि ओनरशिप जो है वहाँ तक कोई भी गुड्स की और सर्विसेज की अगर कुछ भी होता है तो वो इंडिया का माना जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं नॉटिकल माइल्स का। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो अगर आप देखें तो अगर इसको 200 से आप 200 नॉटिकल माइल्स है और इनटू 1.852 अगर आप करोगे तो आपको किलोमीटर्स में भी रेंज आ जाएगी ये कि कितना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक इस टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल, और उसके नीचे जो भी सी बेड है वो भी हमारा, ऊपर एयर स्पेस हमारा। उस बेस लाइन से 12 + 12 अगर हम कर देंगे तो कॉन्टिग्यूअस जोन है वो भी हमारे ही हैं, इवन सी बेड एंड एयर स्पेस। उसके आगे हम अगर बढ़ जाते हैं वहाँ से 24 से अप टू 200 तक, तो वो हमारा पूरा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे जो भी है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नाम है अंडमान निकोबार, दोनों आइलैंड है। इसी के साथ लक्षद्वीप जो हाल ही फिलहाल एक बहुत बड़ी लाइमलाइट ले चुका है, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख जिसको अभी हाल ही फिलहाल में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, चंडीगढ़, और ऐसे यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, बेसिकली जहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ पर उसको भी यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम पढ़ें लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST, तो सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट में ये डेफिनेशन है। बेसिकली दोनों सेक्शन में जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफरेंस है कि CGST में CGST के बारे में लिखा हुआ है, IGST में IGST के बारे में लिखा हुआ है। तो ये पढ़ते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि सबसेक्शन 2 में अगर कोई लिखा है तो उस चीज़ को हटा के देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट। बेसिकली CGST एक्ट लगेगा, सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगेगा कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई पे, एक्सेप्ट जो कि हमारा एक्सक्लूजन है सप्लाई की भी डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन से, GST की बेसिकली परव्यू से ही बाहर है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
ठीक है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, यानी कि सेक्शन 15 ऑफ जीएसटी एक्ट बताता है कि हम जीएसटी जिस पे चार्ज करेंगे वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। तो बेसिकली उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी एक्ट लगेगा, ऐसा सेक्शन 9 बोलता है। और अगर यहीं पर अगर हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं आईजीएसटी एक्ट का, तो उधर लिखा हुआ था कि देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड इंटर-स्टेट गुड्स एंड सप्लाई टैक्स ऑन ऑल इंटर-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू स्पेसिफाइड और डिटरमाइंड बाई सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आते हैं सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। बेसिकली कुछ ऐसी सप्लाईज है जिस पे कुछ ऐसे बेसिकली गुड्स है या सर्विसेज है जिस पे अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है कि ओके अब इस पर जीएसटी लगेगा। तो जिसको अभी बाहर करा गया है उसके नाम है पेट्रोलियम क्रूड, बेसिकली मोटर स्प्रेड जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, डीजल बाहर रखा गया है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बाहर रखा गया है, हाई स्पीड जो स्प्रिट होता है उसको भी बाहर रखा गया है, मोटर स्प्रिट को। तो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो भी हमारा कोर पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस सभी को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है। हाल फिलहाल के लिए इन पे जीएसटी नहीं लगता है, बट अगर नोटिफिकेशन लाई गई, कभी भी काउंसिल ने बोला, जीएसटी काउंसिल ने कि इस पर अब जीएसटी लगना चाहिए तो लगेगा। बट याद रखिएगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल होते हैं उस पर कभी भी नहीं लगेगा, इवन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन आपको ये बता सकती है कि कौन कौन सी सर्विसेज पे या कौन कौन सी गुड्स पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स लगेगा। तो द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, याद रखिएगा जब भी गवर्नमेंट कोई भी रूल या नया फॉर्म करेगी या चेंज करेगी जीएसटी में, तो हमेशा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ही होगा। बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी लेविड on reverse charge basis by the recipient of those goods and services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of goods or services। बेसिकली सेम तरीके से उसको काम करना पड़ेगा जैसे सप्लायर करता है नॉर्मल में। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में जहाँ पर सप्लायर पे करता है, रिवर्स चार्ज में जहाँ पर रेसिपिएंट पे करता है। इसके बाद लिखा गया है कि जैसे कि ऊपर बताया गया कुछ ऐसी नोटिफाई कर सकती है स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नीचे लिखा गया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब भी कोई माल खरीदेंगे तो उनको रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है, यानी कि ऊपर तो हो गया कि कुछ स्पेसिफाई कर सकती है गुड्स और सर्विसेज, बट नीचे कहा है कि स्पेसिफाई कर सकती है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं और उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इस बिजनेस में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ इंटर स्टेट सप्लाईज और इवन इंटर स्टेट अगर आईजीएसटी में जाएंगे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होता है, पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ द सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली जहाँ पर सप्लायर नॉर्मली ट्रेड होता है इन फिजिकल वर्ल्ड और सेम रूल्स अप्लाई हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये डेफिनेशंस काफ़ी बड़ी बड़ी हैं जो मैंने आपको बताया है वही इसका क्रक्स है और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जीएसटी किन किन चीज़ों पर नहीं लगता है हाल फिलहाल के लिए। तो पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्प्रिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। इन पर अभी हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि फ्रॉम और विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑन दीज सर्विसेज और गुड्स बेसिकली। आइए अब हम पढ़ते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि क्या है रिवर्स चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज में जो लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की वो होती है ऑन द रिसिपिएंट। तो वही है इसमें। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। यानी कि नोटिफाइड जो कराया गया है गवर्नमेंट द्वारा वही उन्हीं सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज सारे पर फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। CGST IGST shall be paid by the recipient of the goods or services or both reverse charge on the reverse charge basis। तो सबसे पहले आता है सप्लाई
ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड में आता है सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, कुछ नोटिफाई कर सकती है, सॉरी, स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जब बाई करते हैं वो सामान फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए आगे पढ़ते हैं सिनेरियोज। तो दो सिनेरियोज बनते हैं हमारे, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड और सर्विसेज, और दूसरा है कि जहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सामान डिलीवर कर रहा है। तो सबसे पहले आता है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज में सबसे पहले अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे गुड्स को नोटिफाई कराया गया है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो सबसे पहले आता है सारे जो भी गुड्स है वो काफ़ी छोटे हैं, छोटे लेवल पे है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, अगर ये ट्रेड होते हैं तो इनसे टैक्स अच्छा खासा कलेक्ट हो सकता है। बट जो सप्लाई कर रहा है यार वो तो बहुत छोटा आदमी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ऐसा कुछ प्रोविज़न लेके आओ जहाँ उसे खरीदने वाला तो बिजनेस बड़ा है, ठीक है, तो वो टैक्स पे करे। इसलिए रिवर्स चार्ज को लाया गया बेसिकली, कि जो छोटा आदमी सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी के झंझट और बवाल से दूर रहे, और उससे जो बाई कर रहा है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स बाई कर रहे हैं, बड़े कंपनीज बाई करी, उन पर टैक्स लगे, इसलिए रिवर्स चार्ज को लाया गया। तो सबसे पहले आता है कैश्यू नट्स। अगर कैश्यू नट्स कोई फार्मर है, सपोज वो बेच रहा है किसी को, तो वो जिसको बेच रहा है ना वो टैक्स पे करेगा, ना कि वो फार्मर। सेकंड है बीडी रैपर लीव्स, यानी कि जो बीडी जिसमें रैप होती है, वो जो लीव्स होते हैं उसकी अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर किसी को सेल कर रहे हो, तो जो रिसिपिएंट है, सपोज आईटीसी कंपनी जो है वो सिगरेट के साथ साथ बीडी भी बनाती है, और जैसे कि काफ़ी फेमस कुछ बीडी हैं, जैसे कि टोरस का बंडल बोलते थे। तो अगर सपोज टोरस बनाने वाली कंपनी अगर कुछ बीडी लीव्स खरीद रही है किसी फार्मर से, तो टोरस को पैसा देना पड़ेगा, ना कि फार्मर को, ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंडर। इसी के बाद आता है टबैको लीव्स, जैसे बीडी है सेम कैटेगरी में टबैको फॉलो होता है, तो टबैको पे भी रिवर्स चार्ज लगता है। रॉ कॉटन पे याद रखिएगा, सप्लाइड बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बेसिकली रॉ कॉटन में क्या होता है कि फार्मर अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, नॉर्मली फार्मर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी किसी कॉर्पोरेट हाउस को वो सेल करेंगे, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट हाउस टू पे द जीएसटी ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। इसके बाद आता है लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स क्या होता है, सप्लाई जो करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी लेवल कोई भी अगर सेल करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और सेल किसको कर रहे हैं, टू द लॉटरी टिकट सेलर, तो ऐसे केस में क्या होगा, लॉटरी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी टैक्स देगी नहीं, गवर्नमेंट खुद को टैक्स क्यों देगी। तो जो पर्सन सेल कर रहा है लॉटरी टिकट्स को, यानी कि वही बायर है उसका गवर्नमेंट से, तो वो टैक्स पे करेगा। इसके बाद आता है सिल्क यार्न, सप्लाइड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर एक किसान दूसरे किसान को, दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, आपस में बेच रहे हैं, तो उस पर नहीं जीएसटी लगेगा, ना रिवर्स चार्ज में ना फॉरवर्ड चार्ज में। बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को पे कर रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज के थ्रू लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप अगर सप्लाई होता है। यूज्ड व्हीकल तो एक चीज़ हो गई, बट सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट सीज करती है, मैं तो किसी चीज़ से कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंट करती है मोस्टली। तो सप्लाइड बाई गवर्नमेंट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, गवर्नमेंट से खरीद के उसको बेच देता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को वो चीज़ सेल कर रहे हो, गवर्नमेंट सेल कर रही है यूज्ड, कॉन्फिस्केटेड और सीज्ड गुड और स्क्रैप वेस्ट, तो उस पर भी रिवर्स चार्ज के थ्रू जीएसटी पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्क्रैप पे जीएसटी पे करना पड़ता है थ्रू रिवर्स चार्ज। इसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे में सप्लाइड बाई वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर, उस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये हमने कुछ ऐसे गुड्स के बारे में पढ़ा है जिस पर जीएसटी लगता तो है बट रिवर्स चार्ज के बेसिस पे लगता है। इसके बाद हम आते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो बेसिकली कुछ ऐसी सर्विसेज भी नोटिफाई करी गई हैं, टोटल 16 सर्विसेज हैं जिसमें सप्लाई होती है बट रिवर्स चार्ज के अंडर उसमें टैक्स लगता है। तो सबसे पहले आता है इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाई अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड। बेसिकली कभी भी जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, जो ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए बोलते हैं उसको, अगर वो एक एजेंसी सप्लाई करती है, बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी
फैक्ट्री को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, याद रखिएगा अभी वो रजिस्टर्ड पर्सन अलग अलग एक्ट्स में रजिस्टर्ड है, जैसे कि फैक्ट्री रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट में, सोसाइटी अंडर है सोसाइटी एक्ट में, ठीक है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी, एनी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट, एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर लॉ, ओके, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंडिविजुअल को अलग करा गया है, एनी कैजुअल टैक्स पेयर, इवन द कैजुअल टैक्स पेयर भी है, आगे हम जानेंगे कि कैजुअल टैक्स पेयर किसको बोला जाता है। तो अगर इसको प्रोवाइड करती है कोई भी जीटीए तो उसको क्या है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि जो रिसिपिएंट है, सपोज मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ, मैंने किसी जीटीए से सर्विस लिया है, तो जो पैसा सपोज मैंने उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया था, तो उस 1 लाख पे जो जीएसटी होगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, ना कि वो जीटीए एजेंसी प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको समझ आएगा। और लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ऑब्वियसली जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेशन है तभी आपका वो रिवर्स चार्ज के अंडर फॉलो होगा। हाउएवर अब रिवर्स, अच्छा इसके एक्सेप्शन भी है, हाउएवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, जिसको हम आरसीएम बोलते हैं, शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरेज बाय रोड टू डिपार्टमेंट। बेसिकली अगर जहाँ पर जीटीए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं देती बेटा, तो वो साफ बोल दे कि मैं नहीं दूंगा, रिवर्स चार्ज हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो तुम पे करो, तो जीटीए पे करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट एजेंसी, याद रखिएगा, विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन टैक्स अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 में बेसिकली टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्शन 51 के अंडर टैक्स डिडक्ट करती है, उसको अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप जीटी हो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो रिवर्स चार्ज नहीं देगा, आपको ही पे करना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड चार्ज। एंड बेसिकली है द सप्लाई हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर, द सप्लाई हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर, कुछ और भी है, द सप्लाई हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे। बेसिकली सप्लायर, सपोज मैं एक जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं ही सप्लायर हूँ, वो भी मैंने खुद ये कमिटमेंट दे रखा है, खुद ही ये सर्टिफाई कर रखा है कि इवन आई एम अ जीटीए आई विल नॉट लेट माई रिसिपिएंट पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मैं ही टैक्स पे करूँगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने अगर जिम्मेदारी उठाई तो आप ही को पे करना पड़ेगा। सेकेंड है सप्लायर हैज़ इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट चार्जिंग सीजीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट एंड हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ऑन सच इनवॉइस इशूड बाय हिम, यानी कि उसने ऐसी इनवॉइस को रेज करा है और उसमें लिखा हुआ है, इनवॉइस में डिक्लेरेशन है कि इस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो मैं ही पे करूँगा टू द गवर्नमेंट, और ऐसे केसेस में एक्सेप्शन बन जाता है और जीटीए के केसेस में नहीं लगता ही है रिवर्स चार्ज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार प्लीज़ रीड ले लीजिएगा अपने आप भी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।